इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्यों से हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है, जिसमें जैन साहित्य में आगम साहित्य को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, एक नंदी सूत्र, एक अनियोग द्वार, छह सूत्र और चार मूल सूत्र शामिल किए गए हैं। ये जो जैन साहित्य लिखा गया वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक के मध्य लिखा गया। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए और इनमें कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि ग्रंथों को शामिल किया गया, जिनसे हमें प्राचीन ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र से हमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार और उनके दैनिक जीवन से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परिशिष्ट पर्वन से हमें तत्कालीन जैन मुनियों और राजाओं के मध्य क्या संबंध थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रभाव के द्वारा जो भद्रभाव चरित्र लिखा गया था उससे हमें भद्रभाव और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय के ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अतः जैन साहित्य प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा जो प्रमुख माना गया दूसरा जो बिंदु है वो है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य का तात्पर्य ऐतिहासिक साहित्य से है, ऐतिहासिक ग्रंथों से है। इनसे हमें भारत के अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसे भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्यों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल्हण के द्वारा लिखी गई राष्ट्रंगिणी से हमें कश्मीरी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी से हमें पता चलता है कि अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन राज प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र आदि को शामिल किया है। इन ग्रंथों से हमें जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसे बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र की रचना की गई थी, जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वाकपति के द्वारा गौड़वाहु की रचना की गई और विल्हण के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र की रचना की गई। इसी प्रकार से हमें नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य से हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बल्लाल देव के द्वारा भोज चरित्र की रचना की गई, उससे हमें भोज के बारे में जानकारी, राजा भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जैनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई, जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
दूसरा जो बिंदु है वो है विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य में नाटक, व्याकरण, ग्रंथ, टीका, साहित्य आदि को शामिल किया गया है, जिससे हमें सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्याय, पंतजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छक टीकम और मेघातिथि की मिताक्षरा, कामंदक का नीतिसार जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र जो कि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया, क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरिसागर और अमर सिंह का अमरकोश, ये हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे हमें अधिकतर गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के अलावा हम क्षेत्रीय साहित्यों को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रीय साहित्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए, इन में तमिल साहित्य को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि तमिल साहित्य के जो प्रेरणाता है वो अगस्त्य ऋषि को माना गया है। जैसे तेलुगु ग्रंथ धूर्जटी द्वारा लिखित कृष्णदेवराय विजयम, जिससे हमें कृष्णदेवराय की विजय उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थानी भाषा में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई, जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पद्मनाथ के द्वारा कानड़देव प्रबंधन नामक ग्रंथ की रचना की गई। बिटू सुजा के द्वारा राव जयसिरो छंद की रचना की गई। तो इससे हमें राजस्थानी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विदेशी साहित्य को भी शामिल किया गया है। जैसे विदेशी साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विदेशी दूत मेगास्थनीज आया था, जिसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई। इंडिका से हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई। स्ट्रोबो के द्वारा भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान की गई। जैसे बात करते हैं यूनानी साहित्य की, तो यूनानी साहित्य में जैसे कि टेसिटस है, हेरोडोटस है, निरियार्कस है, एरिस्टोबुलस है, स्ट्रोबो है, एरियन है। इनके ग्रंथ भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि टोलमी का भूगोल और पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ चीनी वृत्तांत हैं। चीनी वृत्तांतों में जैसे कि फाहान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में भारत आया, जो कि 414 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। दूसरा जो चीनी यात्री आया वो हिनसांग था। हिनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, जिसने
हर्षवर्धन के समय की ऐतिहासिक और धार्मिक गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख किया है। उन्हीं के द्वारा बताया गया कि हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था। उन्हीं के द्वारा ये विवरण दिया गया कि हर्ष अपनी आय का 1/4 हिस्सा धार्मिक कार्यों में खर्च करता था। हिंसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जो कि 629 ईस्वी में भारत आया और 644 तक भारत रहा था। इसके बाद में इत्सिंग आया। इत्सिंग 672 से 688 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने भी भारतीय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का अपने यात्रा वृत्तांत में विस्तृत उल्लेख किया गया है। साहित्यिक स्रोतों में ही तिब्बती वृत्तांत को शामिल किया गया है। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ का तंग्यूर व कंग्यूर को शामिल किया गया है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सिंध का इतिहास चचनामा तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल तारीख से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः ये जो सभी साहित्य हैं वो हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना जाता है वो वंशावलियों को माना जाता है। भारतीय इतिहास में वंश लेखन की परंपरा का महत्वपूर्ण इतिहास स्थान रहा है। वंशावली लेखन की परंपरा व्यक्ति इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली मानी जाती है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखन हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति को संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये वंशावलियाँ हस्तलिखित होती हैं। इन्हें लिखने का जो कार्य है वो जैसे कि बड़वा है, जागा है, रावजी है, भाट है, पुरोहित है, पंडे हैं, बारोट, ये वंशावली लिखने का कार्य करते हैं। इन वंशावलियों से हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मूल निवास स्थान कौन सा था, हम किस वर्ग से संबंधित थे, हमारा प्राचीन कुल देवता कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी वंशावलियों को ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 1872 के अनुसार वंशावलियों को और बहियों को ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसके तहत जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 P&H मामले में न्यायालय के द्वारा वंशावलियों को ऐतिहासिक साहित्य मानते हुए उसी के तहत निर्णय प्रदान किया गया है। इन वंशावलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन वंशावलियों के माध्यम से हम हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्राचीन देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्राचीन पूजा पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वंशावलियों का ही उदाहरण देकर हम
उन लोगों को फिर से उनके वास्तविक धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्होंने अपना वास्तविक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर दिया है। ये वंशावलियाँ ही बताती हैं कि जिन लोगों ने अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार किया है उनके प्राचीन देवी देवता कौन से हैं। अतः हम उनको उनके वास्तविक धर्म या उनकी मूल धारा में जोड़ सकते हैं। इन सभी के आधार पर इन वंशावलियों का प्राचीन महत्व माना जाता है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ साहित्यिक स्रोतों के बारे में ही बताऊंगा। पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख मैं अगले वीडियो में करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताएं ताकि मैं और दूसरा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।